सुप्रभात। पिछले 2 दिनों में हमने क्या पढ़ा था? 2-3 दिनों हमने पढ़ा था मान का नियम और मान की लोच। ठीक है, अब उसी से जस्ट आगे पढ़ना है हमको पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच। दोनों एक साथ पढ़ेंगे और इसके तुरंत बाद हम लोग वस्तुओं का कीमत का निर्धारण करेंगे कि वस्तुओं का कीमत कैसे निर्धारित होता है। ये मार्कर है, इसका मूल्य 10 रुपया क्यों है? ये मान और पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होगा, वो आगे हम पढ़े। पहले हमने मान पढ़ लिया। मान का फिगर कैसे बना था याद होगा? ये है, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। यहां क्या लिखते हैं हम लोग? कीमत, यहां पे वस्तु की मात्रा। ठीक है, ये हम मान बना रहे हैं। तो ये क्या था? डी डी, ये होती है मान रेखा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे मान में। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। वस्तु की वह मात्रा जो कोई भी विक्रेता अब यहां पे वस्तुओं की मान, एक चीज, वस्तुओं की मान कौन करता है? उपभोक्ता। वस्तुओं की मान कौन करता है? उपभोक्ता। तथा पूर्ति कौन करेगा? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कौन करता है? उपभोक्ता करेगा। और वस्तुओं की पूर्ति कौन करेगा? ये करेगा विक्रेता, सेलर यहाँ है। ठीक है, तो पूर्ति क्या होती है? किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो कोई भी विक्रेता एक निश्चित समयावधि में, समयावधि बोलते हैं टाइम लैग, एक पीरियड, एक निश्चित समयावधि में बाजार में प्रचलित संभावित मूल्यों पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तुओं की पूर्ति। ठीक है, वस्तु की वह मात्रा जो कोई विक्रेता एक निश्चित समयावधि में संभावित कीमतों बाजार में प्रचलित संभावित कीमतों पर बेचने को तैयार हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति, सप्लाई। बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गया? एक बार और परिभाषा करते हैं पूर्ति की परिभाषा। वस्तु की वह मात्रा जो कोई विक्रेता एक निश्चित समयावधि में बाजार में प्रचलित संभावित कीमतों पर बेचने को तैयार हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यहीं से एक परिभाषा याद हो जाएगी। वस्तु की वह मात्रा जो कोई विक्रेता एक निश्चित समयावधि में बाजार में प्रचलित संभावित कीमतों पर बेचने को तैयार हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति का नियम। उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ति। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम लोग पूर्ति के नियम पे। हम लोग मान का नियम पढ़े हुए हैं। मान का नियम क्या होता है? मान का नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जैसे जैसे वस्तुओं की मान की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, उस कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या की जाती है? धीरे धीरे कमी की जाती है। इसलिए इसमें और वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत में क्या संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। ये क्या है? हमारा मान का नियम है। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है? पूर्ति का नियम। ठीक है, पूर्ति का नियम एकदम सेम इससे विपरीत होता है। मान से पूरा का पूरा विपरीत होता है। उसके कारण भी आएंगे, अभी इसे हम मिटा देते हैं।
ठीक है। तो पूर्तिकर्ता कौन है? पूर्ति कौन करेगा? पूर्ति करेगा विक्रेता। ठीक है, यहां पे वस्तुओं की कीमतें हो गई, वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा। ठीक है, विक्रेता। अब यहां पे एक नया चीज समझ लीजिए, विक्रेता बाजार में आया क्यों है? कोई भी सेलर, कोई भी दुकानदार बाजार में आया क्यों है? किस लिए बाजार में आया है? उसके दुकान खोलने का कोई ना कोई पर्पज होगा, सिर्फ एक बात कारण है, लाभ प्राप्त करने की आशा से। वो बिना प्रॉफिट के वो बाजार में नहीं आएगा। यदि बाजार में बिना प्रॉफिट के आएगा तो 2-4 दिन काम करेगा, उसके बाद उसके पास उतनी इतनी क्षमता नहीं रह जाएगी वो अपनी हानि को सहन कर सके, इसलिए 2-4 दिन बाद वो तुरंत बाजार से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। आगे जब हम लोग मार्केट पढ़ेंगे वहां पे ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी विक्रेता बाजार में इसीलिए आता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। वो अधिक से अधिक लाभ कमाएगा कब? तभी कमाएगा जब वो अपने अपने वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में बेच सके। ये हम लोग व्यवहारिक तौर पे हम लोग जानते हैं, जो भी विक्रेता है जितनी ही अधिक वस्तुओं को बेचेगा उतना ही अधिक क्या पाएगा, वो लाभ पाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां से बहुत अच्छी चीज पढ़ लेंगे हम लोग। ये क्या हो रही है? कीमतें हैं धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहां से हमको सेलर का बिहेवियर देखना, सेलर बिहेव क्या करता है पूरे इकोनॉमी में। अब यहां से सेलर का बिहेवियर हम देख सकते हैं, कीमतें क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब कीमतें बढ़ रही है तो विक्रेता करेगा क्या? दो चीज। विक्रेता वस्तु यदि बाजार में है, विक्रेता यदि बाजार में है तो यदि वस्तु की कीमतें क्या है, 10 रुपए है, तो अपने वस्तु की 50 इकाई बेच सकता है, वो 20 रुपए है, मतलब कीमत क्या हो गई, अधिक हो गई। तो कीमत अधिक, कीमत पे यदि वो अधिक मात्रा बेचेगा तो उसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अब वो 100 रुपये बेच सकता, 100 सामान बेच सकता है, फिर कीमत और बढ़ गई, कीमत और बढ़ गई तो और अधिक लाभ वाली अपनी और अधिक मात्रा बेचेगा, कीमत और बढ़ गई और अधिक मात्रा बेचेगा। बेचेगा या बेचना चाहेगा? कारण क्या है कि जितना ही अधिक कीमतों पर वो अधिक से अधिक वस्तुएं बेचेगा उसे क्या मिलेगा, अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि यदि कीमत 10 रुपया है, यदि कीमत 10 रुपया मतलब सबसे कम कीमत है, कीमत क्या है, सबसे कम है, तो यहां पे वस्तु को क्यों ना वो 0 कर दे, एक भी सामान ना बेचे, क्योंकि कीमत क्या है, बहुत ही कम है, हमको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम कीमत को वस्तु को क्या करते हैं, हम एक तो सामान बेचेंगे नहीं। लेकिन इससे नुकसान किसको है, इससे नुकसान किसको है, जैसे ही वो 0 यूनिट एक भी वस्तु नहीं बेचे, चाहे कीमत 10 रुपया हो चाहे 5 रुपया हो, तो नुकसान किसको होगा, विक्रेता को। कारण कि दिन भर वो दुकान खोलेगा, जैसे ही वो दुकान खोलेगा, दुकान में 2-3 चीजें एकदम स्थिर लागत होती है, आगे हम लागत पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। स्थिर लागत जैसे दुकान खुला, मेरे आवागमन में कुछ पैसा लगा, घर से हम यहां तक आए, पहला खर्च, सभी लोग तो घर में तो दुकान खोलते नहीं है, कुछ का घर 4 दूर होता है, दुकान 4 इधर होता है, तो उसके आवागमन में कुछ पैसा लगा, दिन भर का कुछ ना कुछ किराया देना पड़ता होगा उसको, दिन भर का कुछ ना कुछ बिजली देना पड़ता होगा, तो ये कुछ खर्चे हैं जो स्थिर है, चाहे सामान बेचिए चाहे सामान
न बेचिए, आपको वो पैसा देना ही देना है। इसके बाद भी शाम को हमको अपनी कुछ न कुछ आय को व्यय करना पड़ता है सब्जी के लिए, अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए। इसलिए कोई भी विक्रेता जानबूझकर वस्तुओं की शून्य इकाई नहीं बेचेगा, क्योंकि जैसे शून्य इकाई बेचेगा उसको मिलने वाला लाभ भी 0। 1 रुपया मिला नहीं तो दिन भर किए क्या, शाम को खाना क्या बनेगा, बात समझ में आ गई। इसलिए वो चाह के भी किसी भी स्थिति में वो शून्य इकाई बेचेगा नहीं, भले उसे 2 रुपए की शायद हानि क्यों ना हो रही हो। यदि हानि पर भी वो वस्तु बेचना चाहता है तो इसी आशा में बेचता है कि भविष्य में कीमतें क्या होंगी, भविष्य में कीमतें हमारी बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो हम इस हानि को अपने लाभ में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब यहीं से निकलता है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या है? एक अन्य बातें समान रहने पर वस्तुओं की कीमतों तथा उन कीमतों पर विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। वस्तुओं की कीमतों तथा इन प्रचलित कीमतों पर विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली पूर्ति के मध्य आपस में क्या संबंध होता है? धनात्मक क्यों? क्योंकि कीमत और पूर्ति, जब कीमत क्या हो रही है 10, 20, 30, 40, 50, मैंने कीमत क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है। जब कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। बात समझ में? इसी को बोलते हैं हम लोग धनात्मक संबंध या समानुपाती संबंध। बात समझ में आ गई। अब यहीं से फिगर बन जाएगा, एक फिगर बना लीजिए, तो वहीं से पूर्ति रेखा मिल जाएगी अपने को। वाई अक्ष, एक्स अक्ष, यहां पे लिखते हैं हम लोग कीमत, यहां पे लिखते हैं हम लोग वस्तु की मात्रा, एक यूनिट मान लीजिए। पचास, 100, 150, 200, ठीक है। इसके बाद वस्तु की कीमतें 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। बस जब कीमत 10 रुपया है, कीमत क्या है 10 रुपया, तो उस समय वस्तु की पूर्ति कितनी है 50। एक ये बिंदु मिला अपने को, ठीक है। जब कीमत 20 रुपया तो पूर्ति कितनी है 100 रुपया, ठीक है। जब कीमत 30 रुपया तो पूर्ति कितनी है 150, फिर 40 पे 200, फिर 50 पे 250। ये आपका होता है सप्लाई लाइन, पूर्ति रेखा या वक्र, सप्लाई लाइन। बात समझ में आ गई। तो आज हमने 2 चीज पढ़ा, पूर्ति पढ़ा और पूर्ति का नियम पढ़ा। पूर्ति का जो नियम होता है वो मान के नियम से एकदम पूरा का पूरा विपरीत होता है। मान के नियम में क्या होती है, वस्तुओं की कीमत, मान का नियम वस्तुओं की कीमत तथा उस कीमत पर वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जबकि पूर्ति के नियम वस्तुओं की कीमत तथा उस कीमत पर वस्तुओं की जाने वाली पूर्ति के में आपस में क्या संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे पूर्ति की लोच। धन्यवाद।